Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School गनोडा। हमने केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है कल से, डी एंड एफ ब्लॉक, जिसका कल इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर चुके हैं पूरा, वो वीडियो आप तक पहुंच चुका होगा। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको पहले 11th क्लास का थर्ड चैप्टर जो था पीरियोडिक टेबल, वो अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आप ये वीडियोस देखेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है या जिन्होंने 11th क्लास का थर्ड चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, वे सब अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यस सर, वी कंप्लीटेड होमवर्क या वी कंप्लीटेड द टास्क गिवन बाय यू, कुछ भी लिखें, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें कि सर यस हमने थर्ड चैप्टर पढ़ लिया है। अपने नाम के साथ इस चीज को नोट करें। अब हम आगे बढ़ेंगे। कल लास्ट तक हमने बात करी थी कि डी ब्लॉक के अंदर 4 सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था कि हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं हमारी 3D सीरीज, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट मैं ले रहा हूं स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम कहते हैं 3D सीरीज। क्या कहते हैं? 3D सीरीज। ठीक है, क्या क्या डिटेल चाहिए हमको? तो एक तो हमको चाहिए सीरियल नंबर, या सीरियल नंबर की जगह आप ले लीजिए एटॉमिक नंबर। क्या ले लीजिए? एटॉमिक नंबर। दूसरा आप उसका ले लीजिए सिंबल। सिंबल के बाद लेना है आपका एलिमेंट का नेम, और यहां पर हम लिखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये डिटेल लिख रहा हूं मैं, और याद रखें आपको सिर्फ 3D सीरीज में पढ़ा रहा हूं डिटेल में। हमारे सिलेबस में भी 3D पर ही ज्यादा फोकस करना, क्योंकि हम जो जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो सब 3D को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी बीच बीच में मैं कहीं पर 4D 5D की जो बात आएगी इंपॉर्टेंट, मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होता है। 21, 22, थोड़ा सा पास लिखना पड़ेगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। दिख रहा है 30 तक? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 29, 30। शुरुआत कहां से होती है? स्कैंडियम। कहां से होती है? सिंबल स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक याद कीजिए क्या सिंबल था। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी। क्या? साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन फेकोनिकजिन। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन फेकोनिकजिन। क्लियर? ये हो गया इसका सिंबल। अब एलिमेंट के नाम अगर आपको पूछे जाए तो SC से क्या है आपका? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। कॉपर एंड जिंक, ये हो गया एलिमेंट के नाम। एटॉमिक नंबर हो गया, सिंबल हो गया, नेम हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको, ध्यान से सुनना। जो चीज मैं बता रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। पहले मैं स्कैंडियम के अंदर 21 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो पूरे भर रहा हूं, सुनना। क्या आएगा सबसे पहले? 1s2। पता होना चाहिए सबको। ये नहीं पता है, मैं पहले कह चुका हूं, 11 की कुछ चीजें वापस पढ़नी पड़ेंगी। नहीं पता है आपको, आप यही रुक जाइए। अगर आपको यही नहीं पता इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर क्या है, आप आगे क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? तो आप जाइए वापस 11th के अंदर सेकेंड चैप्टर, आबव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, N+N रूल, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, ये सारी चीजें एक बार पढ़िए, रीड करिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं होता है मुझे मैसेज करिए कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, मैं आपको वापस समझा दूंगा, या फिर एक वीडियो
इसका अलग से बना दूंगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए, लेकिन आप मुझे बताएंगे तो ये सब पॉसिबल है। तो आप ये पढ़िए फिर यहाँ तक वापस आइए। तो 1s2 दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 1s के बाद किसमें भरते हैं 2s2, फिर किसमें जाता है 2p6, फिर किसमें जाएगा 3s2, 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 to 4 6 10 और 2 12, 12 और 6 18, कितना हो गया 18। कितना बचा 21 है। 18 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने बाकी हैं। 3 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पता होना चाहिए 3d के बाद 3d आता है, लेकिन हम पहले इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं भरते। 3p के बाद 3d आता है, इलेक्ट्रॉन हम उसमें पहले नहीं भरते। ये चीज इस चैप्टर के लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखेगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 3 में आती है 3s 3p 3d, तीनों आते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे 4s2, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ आ जाएगा 3d1। और यही कारण है यहाँ डी में पहला इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 3d में आने की वजह से इसको हम कहते हैं 3d सीरीज। डी लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी में जा रहा है। फिर सुनना, ऐसे तो आउटर मोस्ट शेल आपका कौन सा है, ये आउटर मोस्ट शेल है। तो बच्चे क्या करते हैं सर ये तो एच ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि आउटर मोस्ट शेल ये है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किसमें भरा डी में भरा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरा, इसलिए स्कैंडियम आपका क्या होगा डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। क्या होगा अब देखो 2 to 4 6 10 2 12 6 18, 18 पर आती है आपकी एक नोबल गैस, आती है नोबल गैस कौन सी, आर्गन। कौन सी? आर्गन। तो इसको बार बार लिखने की बजाय मैं ब्रैकेट में लिख दूं आर्गन, सही कह रहा हूं, ये मैंने लिख दिया आर्गन, ठीक है। यहां आर्गन लिखने के बाद क्या होगा, पीछे क्या आया मेरा 3d1 पहले लिख रहा हूं उसमें थोड़ा सा, और यहां मैंने लिख दिया 4s2, ऐसे लिख रहा हूं। वास्तव में पहले किसमें भरा मैंने 4s में भरा और बाद में 3d में भरा, और इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा अभी आपको, आप ध्यान से देखना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पूछता है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका गया, स्कैंडियम का। अब यहां तक तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे आपने 21, अब आपको कितने भरने 22, तो यहां तक तो सेम ही होगा AR, फिर 4s में 2 भरोगे 20 हुए, यहां कितने भरोगे 22 हो गया। फिर आगे बढ़ते जाइए AR 3d3 4s2, AR 3d4 4s2, AR 3d5 4s2, AR 3d5 3d6 4s2, AR 3d7 4s2, AR 3d8 4s2, AR 3d9 4s2 और AR 3d10 4s2। ये आ गया 3d सीरीज का सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख लीजिए, आप इसको अपने टेक्स्ट बुक के अंदर मैच कर लो, लेकिन जब मैच करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ने एक गलती करवा दी, 24th क्रोमियम 29th कॉपर, सर ने जो लिखवाया है वो और हमारी टेक्स्ट बुक में जो दे रखा है वो अलग है सर। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आप ये देखो, मैं बता रहा हूं उसमें क्या चेंज आ रहा है। ये दोनों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? इनमें एक्सेप्शन है। और क्यों है वो एक्सेप्शन? कारण है, देखो बिना कारण के नहीं होगा। कई सारी चीजों के कारण भी क्लैरिफाई कर रखे हैं कि क्या रीजन है ऐसा, तो इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। पर एक बार आप ये देख लीजिए, क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के बाकी सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, और आपको यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं इसी तरीके से जब बोर्ड एग्जाम में आएगा। घबराना नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इस तरीके से पूरा लिखिए, सही है, लेकिन आपको जनरली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे सबको किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़े अगर अपन, तो हमें करना है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप अपने लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, सभी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, और बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस से ही आपका ये काम होगा। आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आने चाहिए। 3D सीरीज के तो विशेष आने चाहिए, क्योंकि ये 9th चैप्टर के अंदर बाद में आएगा, मैं फिर बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं कहूंगा 8th चैप्टर में मैंने आपको कहा था ये आना चाहिए, और ये आ रहा होगा तो ही आप आगे 9th चैप्टर के अंदर काम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको क्रोमियम और कॉपर का सीन बताता हूँ, ठीक है। क्रोमियम कॉपर का सीन देखेंगे। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 14 और कॉपर का है 29, 24 एंड 29, याद रखें।
मैं उन दोनों की डिटेल बताता हूं। 24 एंड 29। क्रोमियम 24, कॉपर 29। इसका क्या आ रहा था, आर्गन तक आपने कितने भर दिए 18, 3D 4s। आर्गन तक कितने भर दिए 3D और 4s। तो ये तो क्या था, आपने एक्सपेक्ट कर रखा था कि ये आना चाहिए, आपने कैलकुलेट किया था, ऑब्जर्व नहीं किया था, आपने सोचा था निकाल कर कैसा आना चाहिए। अब वास्तव में कैसा आया इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन देखिए। 24 तो 18 यहां पर 18 इंटू 20 और 4 24, यहां तक 18 इंटू 20 और 9 29। अब देखना कई बार क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया तो अब आपको यहां से याद आना चाहिए स्टेबिलिटी कंसेप्ट। क्या याद आना चाहिए, स्टेबिलिटी कंसेप्ट। हालांकि ये चीज मैं 11th में पढ़ा चुका हूं आपको। स्टेबिलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा है, फुल्ली फिल्ड। कैसा है, फुल्ली फिल्ड। मतलब जितने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने पूरे भरे हुए हैं, तो वो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। उसके बाद कौन सा आता है, हाफ फील्ड। उसके बाद कौन सा आता है, हाफ फील्ड। और उससे बाद कौन सा आता है, पार्शियल फील्ड। फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड, ये 3 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते हैं। स्टेबल सबसे ज्यादा, फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड। ध्यान से समझना, फुल्ली फील्ड है, अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबकी कोशिश ये रहेगी कि हम फुल्ली फील्ड हो जाए या हाफ फील्ड हो जाए। लेकिन क्या 3D1 वाला ये सोचे कि मैं हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव कर लूं, पॉसिबल है, नो। 3D2 वाला नो। लेकिन यहां देखिए क्रोमियम के केस में 3D4 है। क्या है, 3D4। अब 3D4 है तो यहां पर क्या होगा, 3D4 होने की वजह से इसके मन में आ गई लालच। क्या आ गई, लालच। लालच क्या आई कि अगर मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं 3D5 बन जाऊं। अगर मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं 3D5 बन जाऊं। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है बाहर से तो ये बन जाएगा Cr-, Cr- बनेगा ना। तो ये क्या करेगा, बाहर से लेने की बजाय इसी S को, ध्यान से समझना, इसको कहेगा, इस S को ये कहेगा कि ये आपका एक इलेक्ट्रॉन आप मुझे दे दीजिए। क्या कहेगा, S का एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। अब S क्यों देगा, S देगा क्या इलेक्ट्रॉन, लेकिन S को ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन देने से मुझे कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है नुकसान, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं उसका सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन 3D ले लेगा, ये बन गया 3D5 4s1। अब समझिए S की कैपेसिटी 2 थी, D की 10 थी, तो S2 और यहां S1, तो S कैसा हो गया, हाफ फील्ड हो गया। कैसा हो गया, हाफ फील्ड। D10 था, ये कैसा हो गया, D5, तो ये भी कैसा हो गया, हाफ फील्ड। मतलब क्या कि क्रोमियम जो होगा वो एक्वायर्ड कर लेता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और स्टेबलाइज होने के लिए उसने इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और वो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में रहना पसंद करता है। आई बात समझ में। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये आएगा, ना कि ये। आगे से गलती ना करें। 3D5 4s1। ऐसे जैसे अगर मैं कॉपर की बात करूं, ध्यान से समझना, किसकी बात कर रहा हूं, कॉपर की। तो कॉपर के केस में क्या होगा, आर्गन है आपके पास 3D9 4s2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ 3D9 है, 9 वाले को भी क्या की लालच आई, एक मिल जाएगा तो मैं फुल्ली फ्रीड हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। इसने भी क्या किया, S से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, आर्गन 3D10 4s1, ये भी कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। इस वजह से इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे हैं, एक्सिस्टल है। और बोर्ड एग्जाम में क्रोमियम का भी पूछा हुआ है, कॉपर का भी पूछा हुआ है, तो ध्यान रहे ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आप लोग गलती नहीं करेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। और खास बात क्या ध्यान रखनी है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 4s है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3D में जा रहा है। और वहीं से एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सीधा आता है प्रश्न, सीधा भी आता है कई बार, और कई बार कैसे पूछता है, राइट डाउन द
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+2। प्रश्न आ गया क्या? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+2। हम तो चक्कर खा के गिर गए, सर हमको तो Fe+2 का सिखाया ही नहीं, Fe का पता है, Fe का एटॉमिक नंबर क्या है, तो याद होना चाहिए, मैंने इसलिए कहा था ये याद होना चाहिए। हालांकि एग्जाम में Z = U करके एटॉमिक नंबर दे रखा होगा, लेकिन वो किसका दे रखा होगा? Fe का दे रखा होगा, ना कि Fe+2। तो याद कीजिए, स्कैंडियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, क्रोमियम और साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, तो मैग्नीज और फिर क्या गया? आयरन। 26 क्या है आयरन का? Fe का, तो Fe का है 26। अब मुझे बताइए Fe का 26 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स 26 है। अब यहाँ पर Fe+2, तो +2 चार्ज कब आता है? जब दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। +2 चार्ज कब आता है? जब दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। हम हमारा दिमाग कैसे दौड़ाते हैं वो सोचना, और गलती कैसे कर जाते हैं, पहले गलती बताऊंगा फिर मैं सही तरीका बताऊंगा, गलती कैसे हो जाती है वो सुनना। Fe का एटॉमिक नंबर 26 मतलब 26 इलेक्ट्रॉन, तो Fe+2 के अंदर हमको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं साहब? 24 इलेक्ट्रॉन भरने। कितने भरने? 24। तो हमने अपना दिमाग दौड़ाया, 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कितने हो गए ये? 2, 2, 4, 6, 10, 12 और 18। कितने भरने हैं? 6 भरने। तो पहले किसमें भरेंगे? 4s2। पहले किसमें भर दिए? 4s2। कितने हो गए? 20 हुए। ठीक है, तो याद करिए 4 भरने, तो ये क्या आ गया? 3d4। ये आया आपका इलेक्ट्रॉन। क्या आया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। सही है? सही है क्या? सही है ना? बिल्कुल। 26 थे तो अलग भरते थे, 24 है तो वैसे भरेंगे। 2, 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18, 2, 20, 4, 24 हो रहा है ना? 24 इलेक्ट्रॉन। गलत कैसे हुआ? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत है। क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि जब भी आप Fe+2 का भरो तो याद रखना, Fe+2 का भरने से पहले आप Fe का भरिए, 26 इलेक्ट्रॉन भरिए। तो 2, 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18, 2, 20, और यहां पर आप कर दीजिए 3d6। क्या करिए? 3d6। और हमेशा अब यहां से आपको देखना है, अब आपको इसको Fe+2 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप कहां से निकालोगे? तो देखना, ये आपका फर्स्ट शेल 1, ये आपका सेकेंड शेल 2, ये आपका सेकेंड शेल 3, और ये आपका फोर्थ शेल 4। तो 4s2 मतलब यहां पर S में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और यहां पर D में 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए। आपने पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो कैसे लिखा था? S के तो 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहने दिए, यहां के 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाले। इसे क्या ना Fe+2 बनाने के लिए 3d4 कर दिया था। क्या ऐसा होगा? क्या बताइए मुझे, क्या ऐसा होगा? याद रखना, मैंने इसलिए बार बार वो चीज रिपीट करी थी। मैं कह रहा हूं आउटर मोस्ट शेल 4s, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में भरा है, तो आप 3d से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, भले आप भर रहे हो लास्ट में 3d में, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये बात गार्ड बन के याद रखें, दिमाग में बिठा लें, whenever you will raise the electron, जब भी आप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो, तो वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा। कहां से निकलेगा? आउटर मोस्ट शेल। तो ये S के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो S के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये बन गया 3p6, 3d6 Fe+2 का। तो गिनो 2, 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18 एंड 6, 24। क्लियर? तो कभी भी आप डायरेक्ट नहीं निकालें, पहले Fe का लिखें, फिर जितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो सोचें फिर निकालें। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है पहले बोर्ड एग्जाम में। Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा है, Fe+3 का भी पूछा है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे व्हाट्सएप करें, किसी भी तरीके से आप अपना डाउट मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो यहां पर इतनी डिटेल होगी। अब अपन बात करते हैं कि हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। तो सबसे पहली चीज 3d1 था, फिर सेकेंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2, 3d3, 3d5 चेंज हो गया था ना, फिर 3d5, फिर 3d6, फिर 3d7, फिर 3d8, फिर 3d10 और फिर 3d10। ये आ रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कारण ही इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब ये कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास क्या हो, वैकेंट d ऑर्बिटल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वैकेंट d ऑर्बिटल्स होने चाहिए। देखो इसके पास भी है खाली d ऑर्बिटल्स, ठीक है, इसके पास भी है खाली d ऑर्बिटल्स,
इसके पास भी है खाली डी ऑर्बिटल्स, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, लेकिन इन दोनों का क्या, ये दोनों तो पूरे भरे हुए हैं। सबसे पहली चीज हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए कंडीशन, चलो मैं बता देता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए कंडीशंस क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं हम, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पहली कंडीशन क्या है, शुड हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, शुड हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इनके ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, वैकेंट होने चाहिए। तो यहां से यहां तक तो वैकेंट है, लेकिन लास्ट वाले दोनों केस में कॉपर एंड जिंक, इन दोनों के केस में डी ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं, जिसकी वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। बट अगर आप लोग पढ़ोगे बुक में तो आपको यह बता रखा है कि जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसका पूरा भरा हुआ है। लेकिन कॉपर में डी पूरा भरा होने के बाद भी इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। फिर सुनना, कॉपर में D10 पूरा भरने के बाद भी इसको हम क्या कहते हैं, वैकेंट, मतलब इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब याद कीजिए कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका कारण अब हम देखते हैं, ध्यान से देखना। तो यहां पर एक कंडीशन और जुड़ जाती है, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए या एक्साइटेड स्टेट में। तो अब देखना, अपन कॉपर और जिंक दोनों को कंपेयर करते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं कॉपर, यहां मैं लिख रहा हूं जिंक। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s1, आर्गन 3d10 4s1। जिंक का क्या हो जाएगा, आर्गन 3d10 4s2। बराबर जा रहा हूं मैं, 18 और 10 28 29, 18 10 28 into 30 हो गया बराबर। अब मैं कह रहा हूं कि कॉपर जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो कॉपर पर कौन सा चार्ज आता है, Cu+2। अरे आता है नहीं आता है, याद कीजिए कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, कॉपर सल्फेट। वहां से पता करो आप, CuSO4 टूटता है तो क्या बनता है, Cu+2SO4, 2 माइनस आया ना, +2 चार्ज। तो कॉपर जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। कॉपर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो ये थी कॉपर की ग्राउंड स्टेट, ये क्या थी, ग्राउंड स्टेट। ये क्या थी, इसकी ग्राउंड स्टेट। अब ये कॉपर की एक्साइटेड स्टेट, यहां पर कॉपर की ग्राउंड स्टेट में डी ब्लॉक पूरा भरा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कॉपर क्या है, डी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। यहां पर जिंक की ग्राउंड स्टेट में डी पूरा भरा हुआ है, तो ग्राउंड स्टेट पर जिंक भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर ग्राउंड स्टेट में नहीं है और एक्साइटेड स्टेट में डी खाली है तो भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो दोनों की एक्साइटेड स्टेट चेक कर लो, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट में ये क्या बन जाएगा, Zn+2। तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, कहां से निकालोगे, एक तो आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा, 4s1 से एक निकलेगा, और एक कहां से निकलेगा, 3d से निकलेगा। तो ये क्या बन गया, 3d9। हुआ खाली, हुआ खाली कि नहीं हुआ, मतलब कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। और कोई पूछे कि कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहलाएगा, तो आपको कारण बताना है। कारण कि कॉपर का जो है वो ग्राउंड स्टेट में तो उसका डी ब्लॉक पूरा भरा हुआ है, डी ऑर्बिटल, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, एक की जगह इसके पास खाली है, इस वजह से इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन जिंक के देख लो, जिंक के 2 निकालने हैं, तो आर्गन दोनों कहां से निकलेंगे, 4s से। 3d अब भी क्या है, पूरा भरा हुआ है, मतलब जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये याद रखना, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट समझ आया होगा सबको। सबसे पहले किसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, जिनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ नहीं हो या वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपको पता पड़ गई होगी 21 से लेकर 29 तक की जो एलिमेंट्स हैं वो तो सब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन आपका जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा हुआ है, जो ग्राउंड स्टेट में भी भरा हुआ रहता है और एक्साइटेड स्टेट में भी भरा हुआ रहता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अब देखो यहां से रीजनिंग के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत सारी खासियत है, आगे मैं बताऊंगा। आगे अपन जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो बहुत सारी चीजें आएंगी कि ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं, एलोई फॉर्मेशन बनाते हैं, कलर इनमें क्यों दिखता है, बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अभी सारी चीज इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ना है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं ये पता पड़ेगी। दूसरा, बहुत सारे कारण है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहने का। आप लोगों को पता होता हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, दो पीरियड है एस ब्लॉक के, यहाँ एस ब्लॉक मिलेगा, यहाँ पी ब्लॉक मिलेगा, और बीच में आपको क्या मिल रहा है, डी ब्लॉक मिल रहा है। तो यहां से यहां तक प्रॉपर्टी को ट्रांजिट करने का काम कौन कर रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ मेटल्स मिल रहे हैं, यहाँ आते आते आपको क्या मिल गए, नॉन मेटल्स मिल गए। मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज को यहां से यहां तक ट्रांजिट करने का काम कौन कर रहा है, ट्रांजिशन का काम कौन कर रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते कर रहे हैं, इसलिए भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। एस और पी ब्लॉक के बीच में आने के कारण भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। बहुत सारे अलग अलग रीजन, बहुत सारी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, लेकिन खास जो बात थी वो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, जो आप समझा सकते हो किसी को भी अच्छे से। तो उसका कारण मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो आपको बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई, जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, क्यों? तो आप इस तरीके से बताइए, जिंक हैविंग एटॉमिक नंबर 30 and its d orbital is completely filled in ground state and also excited state, दोनों में भरा हुआ रहता है। फिर इस तरीके से आप उसको बता दीजिए ताकि सामने वाला आपके आंसर से सेटिस्फाइड हो जाएगा और उसको समझ में आ जाएगा कि यस बच्चे को वास्तव में मालूम है। अब देखना, ये तो सिर्फ मैंने बात करी 3D की। अब ऐसे वैसे देखिए 3D में कहां से कहां तक था, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक था, फिर 4D, फिर 5D और फिर 6D। फिर यहाँ इट्रियम से लेकर कहां तक था, कैडमियम तक, यहाँ लेंथेनम से लेकर कहां तक, मरकरी तक था, यहाँ एक्टिनियम से लेकर कहां तक था, यूयूबी तक था। याद आ रहा है सबको, कल मैंने बताया था, ठीक है। तो ये था। अब इसमें 6D की तो मैंने पहले कह दिया, 6D की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो 6D को मैंने हटा दिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर पहले 3 एलिमेंट बताए थे, ग्रुप नंबर 10 क्या कहा था उनको याद कीजिए कल, यूज एज अ कैटालिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन। जब भी आपको हाइड्रोजनेशन कराना होगा तब आप इनका यूज लोगे एज ए कैटालिस्ट। दूसरा केस 11th ग्रुप के मेटल्स को मैंने क्या कहा था, इनको मैंने कहा था कोइनेज मेटल्स। याद आया सबको, क्या कहा था, कोइनेज मेटल्स। अब मैंने इनको क्या कहा था कल, मैंने कहा था आगे बताऊंगा मैं यूं, आप लोग अगर वास्तव में पढ़े हो तो आपको याद होना चाहिए। क्या कहा था, सूडो ट्रांजिशन। क्या कहा था, सूडो। अब सूडो वर्ड का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, याद कीजिए, ग्लास, कांच, ग्लास इज नोन एज सूडो सॉलिड। याद आ रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड में एग्जाम डिफरेंस में लिखा था अपन ने, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड्स आर सूडो सॉलिड्स। मतलब है तो सॉलिड लेकिन सॉलिड की तरह प्रॉपर्टीज में नहीं दिखते। मतलब क्या, ये तीनों है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, दे आर सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्योंकि इन तीनों के केस में यही होगा। मैंने जिंक को आपको समझाया है, उसी तरीके से आप कैडमियम और मरकरी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं तीनों नहीं बता रहा हूं, जिंक को मैंने आपको अच्छे से समझाया है, उसी तर्ज पर, उसी के आधार पर आप कैडमियम और मरकरी को समझने की कोशिश करेंगे। नहीं आता है समझ में, आप मुझे बताया कि सर हमसे वो दोनों नहीं हुए, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप करेंगे, ये आपका होमवर्क, आप ये लोग सेल्फ करेंगे तो समझ में आ चुका होगा। इनको हम क्या कहते हैं, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ये प्रश्न भी आता है सीधा, जिंक कैडमियम एंड मरकरी इज कंसिडर्ड एज अ सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई? तो इनके आंसर सेम है। आपको रीजनिंग अच्छे से आनी चाहिए। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे ब्लॉक केमिस्ट्री में पूछता है, एस ब्लॉक में पूछता है, पी ब्लॉक में पूछता है, डीएनए ब्लॉक में पूछता है। ये अधिकतर ब्लॉक केमिस्ट्री जो है वो आपकी रीजनिंग पर ही टिकी हुई है। अगर आपको रीजनिंग अच्छे से आती है, रीजनिंग पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। यस। अब अगर अपन बात करें तो आप 4 सीरीज की बात कर रहे हो, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। अभी 3D सीरीज का आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा था, पहले क्या लिखा, आर्गन, फिर क्या लिखा 3D, फिर क्या लिखा 4s, फिर क्या लिखा 4s। फिर समझना, ये याद था ना, पूरी चीज जगह कॉमन आ रहा था, आर्गन 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 आर्गन, 3D1 3D2 3D3 3D4 3D5 3D6 3D7, 4s1 4s2 4s2 4s1 4s2 4s2 4s1। एस की वैल्यू 2 ही आ रही थी, या तो 1 आ रही थी या 2 आ रही थी।
और डी की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक वेराइज कर रही थी। अगर आपको कोई पूछे, कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, ऐसे नहीं आएगा, या अपने थ्योरी में भी सीधा आता है क्वेश्चन आरबीएससी में, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्या लिखोगे आप इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बताइए क्या लिखेंगे हम? यहां तो लिखेंगे आर्गन, यहां क्या लिखोगे आप? 3D 1 to 10। क्या लिखोगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3D 1 to 10। फिर क्या आएगा बताइए? 4s। फिर क्या आएगा? 4s 1 and 2। क्या आएगा? 4s 1 and 2। Am I right? समझ में आया सबको? ये गया क्या 3D का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। 3D का जनरल, सिर्फ 3D की बात कर रहा हूं, ऐसे में सिर्फ 4D की बात की जाए। किसकी बात की जाए? 4D की। तो इट्रियम का एटॉमिक नंबर क्या बताया था मैंने? बताइए। कल इट्रियम की बात करी थी अपन। इट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना बताया था? 30 के बाद अपन ने 6 बरे थे, 36, फिर 2 बरे 38। तो इट्रियम का अपन ने बताया था 39। कितना बताया था? 39। यहां पर आपको नोबल गैसेस पता होनी चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। हीना, नेहा और करीना की जेरोक्स रानी, ट्रिक बताई थी। एटॉमिक नंबर निकालने के लिए भी ट्रिक है हमारे पास। 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 54 + 32 कितना आ जाएगा? 86। ये पता होना चाहिए। तो यहां पर 3D का पहला था 21 स्कैंडियम। तो हमने क्या चेक किया? स्कैंडियम के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी थी? 18 आर्गन। तो हमने यहां पर आर्गन लिखा। अब यहां पर 39, तो 39 की नियरेस्ट देखो कौन सी है? 36 क्रिप्टॉन है ना, क्रिप्टॉन। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? क्रिप्टॉन। क्या लिखूंगा? क्रिप्टॉन। यहां आर्गन लिखा मैंने, यहां क्या लिखा? क्रिप्टॉन। अब मुझे अगर इट्रियम का लिखना हो तो क्या लिखूंगा? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन तक पूरा हो गया, 36 इलेक्ट्रॉन। तो यहां 3D आ रहा था, तो अगली 4D सीरीज में क्या आएगा? 4D और 5s। तो यहां तक 36 भर दिए। तो यहां कितने भरूंगा मैं? 2, 38 और एक इसमें भरूंगा 39। अब 39 से आगे चलेगा 40, तो 40 पर क्या आ जाएगा? 4D2 5s2 4D3, ऐसे ही आएगा ना। तो अगर आपको कोई पूछे 4D सीरीज का जनरल, देखो ये सारी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब आप टेक्स्ट बुक में देख लेना। टेक्स्ट बुक में भी 3D ही पढ़ा रखी है, लेकिन ये सारी चीज मैं बता रहा हूं आपके जनरल नॉलेज के लिए, और आपको पता पड़ जाए यूं करके। तो 4D का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्या लिखेंगे? क्रिप्टॉन। और क्या लिख दूंगा मैं यहां पर? 4D 1 to 10 5s 5s 1 2 बराबर लिखा। क्रिप्टॉन 4D 1 to 10 5s 1 2। फिर अगला मैं ले रहा हूं यहां पर 5D में क्या आ रहा था? लेंथेनम 57। क्या आ रहा था? लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57। नियरेस्ट नंबर गैस ज़ेनॉन। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं? ज़ीनॉन। यहां क्या आएगा अब आपका? 5D 1 to 10 6s 1 2। क्या आएगा? 5D 1 to 10 6s 1 2। समझ में आ रहा है सबको? 5D ज़ेनॉन 5D 1 to 10 6s 1 2। अब याद कीजिए क्या आ रहा था? एक्टिनियम। एक्टिनियम में क्या आ रहा था आपका? 89। एक्टिनियम में क्या आ रहा था? 89। अब 89 तो नियरेस्ट नोबल गैस रेडॉन। तो आप क्या लिखोगे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? रेडॉन 6D 1 to 10 7s 1 2। और आप देखो अभी लॉकडाउन है, आप लोग फ्री है घर पे, आप इसको हल्के में मत लीजिए। क्या कर रहे हैं आप घर पे बैठे बैठे? प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग होगा केमिस्ट्री आपका। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर केमिस्ट्री हमसे नहीं हो रहा है, वो केमिस्ट्री में बहुत वीकनेस है हमारी, केमिस्ट्री हमको बहुत हार्ड लग रही है सर, हम नहीं कर पा रहे केमिस्ट्री। एक ही कारण है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्या कारण है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे जिनको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कई सारे बच्चे आज भी उसके अंदर आगे जा रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, बच्चे ऑनर्स केमिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में जाना पसंद कर रहे हैं,
कारण क्या है, उन्होंने केमिस्ट्री को इंटरेस्ट से लिया है और प्रैक्टिस की है, टाइम दिया है सब्जेक्ट को। तो आप लोगों को वास्तव में स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको एक काम करना होगा। क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर 3D की टेबल बना के पूरी डिटेल लिख पाई, जैसे हमने कुंडली बनाई, आप लोग घर पे बैठ के 3D 4D 5D और 6D चारों की डिटेल बनाइए। अगर आपको वास्तव में केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो 3D 4D 5D और 6D सबकी डिटेल बनाइए, किस किस में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। और मैं आपको बता दूं एक बात, अगर आप वास्तव में ऐसा करोगे ना तो आपको 5D 6D में बहुत सारी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि यहां तक तो आप सिर्फ 3D तक ही थे, लेकिन 4 में जाते ही क्या आ गया, 4F भी आ गया। आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बीच बीच में 4F में भी इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, पर आप वो करेंगे तब पता पड़ेगी। सारी चीज मैं बता दूंगा तो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी, तो आप कोशिश करिए इनको आप डिटेल में भरिए। तो ये क्या आ गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D 4D 5D एंड 6D। तो ये क्या आ गया, इन सब की जनरल डिटेल। अब आपको, लेकिन हम तो क्या पढ़ रहे हैं, हम पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं पढ़ रहे। हमारा टॉपिक है, अभी तो कल मैंने हेडिंग डाली थी, क्या था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब अपन जो भी पढ़ेंगे वो पूरे ब्लॉक की कॉमन बात करेंगे। तो सबसे पहली जो कॉमन बात है इस ब्लॉक की वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको कोई पूछे व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। आप लोग लिखे, नोटबुक और पेन मैंने इसलिए कहा हाथ में रखें, वीडियो को पॉज करें, लिखो और फिर यहां से मैच करो, पता पड़ेगा आप लोग कहां गलती कर रहे हैं। सारी चीज यहां लिखी हुई है, वहीं से लिखना है। आप लोग कोशिश करिए और देखिए आपकी कहां गलती हो रही है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, खुद लिखिए और मेरे यहां से मैच करिए। क्या होगा, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। देखो इन सब, ये रहा, इतना ही है ना डी ब्लॉक, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो सबके आगे हमने क्या लिखी है, नोबल गैसेस। क्या लिखी है, नोबल गैस, या इनको हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस। तो सबसे आगे सब में इनर्ट गैस है, तो मैं कोई एक गैस लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता हूं, हर बार अलग आ रही है। एक बार आर्गन है, एक बार क्रिप्टन है, एक बार ज़ेनॉन है, एक बार रेडन है। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया इनर्ट गैस। क्या लिख दिया, IG। मतलब कॉमन, जो कॉमन दिख रहा है वही लिखना है। यहाँ पर जो चीज आपको यहाँ कॉमन दिख रही है वो यहाँ लिख दोगे तो आप इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे। आपको मैंने नोट्स दिए हैं, उस नोट्स में उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। कोशिश तो करें, आप कोशिश करेंगे तो हर काम हो जाएगा। IG ये लिख दिया। अब देखो यहाँ D1 to 10 D1 to 10 D1 to 10 D1 to 10 तो कॉमन है या नहीं, D1 to 10 कॉमन। तो मैंने ये लिख दिया D1 to 10। क्या लिख दिया, D1 to 10। ठीक है, ये पीछे वाला क्या है, ये आपका आउटर मोस्ट शेल है, और आउटर मोस्ट शेल को हम किससे बताते हैं, N। तो ये 4 क्या है, N is equal to 4, N is equal to 5, N is equal to 6, N is equal to 7। तो इसको मैं कैसे लिखूं, मैंने कल समझाया था। क्या लिखते हैं हम, N-1। क्या लिखते हैं, N-1। तो मैं क्या लिख सकता हूं, IG-N-1, IG-N-1 D1 to 10। ये आया समझ में सबको, कल मैं बता चुका हूं। नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी इसके बारे में मैं कल डिटेल में बात कर चुका हूं कि इसको हम N-1 क्यों लिखते हैं। तो ये N-1 D1 to 10, और यहाँ क्या है, S12 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 S12। ये किसकी वैल्यू है, N। तो N S12 ये आपका आ गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आया होगा डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये थी आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहला पार्ट यहां पर कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या देखेंगे अगला हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, हम पहले सिर्फ किसकी बात करेंगे, डी ब्लॉक। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से सुनना, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखते हो तो ये आ गया एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। हाइड्रोजन को छोड़ के ऑल एलिमेंट्स आर मेटल। ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। हाइड्रोजन को छोड़ दें
तो बाकी सब मेटल्स हैं। और ये आपका डी ब्लॉक है 3 से लेकर 12 तक। यहां आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ऑल आर मेटल्स। सबसे मजेदार बात समझना ध्यान से, एस ब्लॉक के अंदर हाइड्रोजन को छोड़ दें बाकी मेटल है, यहां पर सारे के सारे मेटल्स हैं। और इस तरफ आओगे क्या मिलेंगे, नॉन मेटल्स। तो हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या, मेटेलिक इन नेचर। सबसे पहला पॉइंट क्या कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो नेचर में कैसे है, मेटेलिक है। और मेटेलिक होने की वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी इनकी, सबसे पहली चीज तो होगी मेलिएबल, दूसरा डक्टाइल, तीसरा सोनोरस, ठीक है। तो मेलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, सोनोरस होंगे, और कैसे होंगे, तो कंडक्टिविटी होगी इनकी, गुड कंडक्टर्स होंगे। और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, हीट ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा होगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जनरली जो मेटल्स के बारे में आप पढ़ चुके, छोटी क्लास में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है, तो ज्यादा टाइम में नहीं दूंगा, समझना। मेटेलिक नेचर और मेलिएबल का मतलब क्या होता है, तो मेलिएबल आप लोग पढ़ चुके हो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन विच दे आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। पतली पतली शीट बनाई जाती है, जैसे एल्यूमिनियम की शीट देखी होगी आपने। गोल्ड फॉइल के बारे में रदरफोर्ड में आपने पढ़ रखा है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो उसमें बताया था हमने गोल्ड फॉइल क्यों सेलेक्ट करी। तो सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल कौन सा है, तो गोल्ड होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंड डक्टाइल। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन विच दे कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। उनको हम खींचकर पतले वायर्स बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी केबल आप देख लीजिए, कॉपर है, उसके बाद है आयरन है, जिंक है, इन सब की आप वायर्स देखते ही ऑलरेडी। गोल्ड का वायर आप देखते हो, तार वगैरह बनते हैं गोल्ड के। और सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा मेटल है, सिल्वर। कौन सा है, सिल्वर, कॉपर, देन एक्सेट्रा। सोनरस, सोनरस मतलब ये कि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनको अगर आप पीटते हो तो पीटने पर उनकी साउंड जनरेट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, सोनरस। मेटल की साउंड जनरेट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सोनरस। एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा स्कूल के अंदर हमारी घंटी लगी हुई है, किसकी बनी हुई है, लकड़ी की घंटी। देखी क्या कहीं आपने, लकड़ी की घंटी है, क्योंकि वो क्या है, कभी भी साउंड जनरेट नहीं कर पाएगा। आयरन की घंटी है और आयरन के हथौड़े से उसको पीटा जाता है और जिसकी वजह से वो साउंड जनरेट करता है। आप मंदिर के अंदर गए हो, वहां पर घंटी लगी हुई है, किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। मतलब क्या, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उनको पीटने पर वो साउंड जनरेट करते हैं। और चौथा आता है लस्टर। चौथा क्या आता है, लस्टर। तो क्या होती है मेटल्स की खास बात की, वो जनरली चमकदार होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार, उनकी अपनी चमक होती है। देखना लोहे को आप नया फ्रेश लोहा हो उसको देखना चमकता है, गोल्ड देखना चमकता है। आपने कभी देखा लकड़ी चमकती हुई, नहीं। कारण कि जनरली ये प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, मेटल्स हैव लस्टर, और वो शाइन नेचर के होते हैं, चमकते हैं। तो ये होती है इनका फर्स्ट जनरल प्रॉपर्टी के मेटेलिक इन नेचर की। जनरली क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लस्टर, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस एंड कंडक्टर। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। आगे अगर हम बढ़े तो फर्स्ट पॉइंट जो इनका आता है वो आता है एटॉमिक साइज। क्या आता है, एटॉमिक साइज। ध्यान से, और बहुत अच्छी चीज मिलेगी आपको यार समझने में। एटॉमिक साइज में 3D सीरीज ही, आप बार बार मैंने कहा 3D सीरीज हम देखेंगे। 3 से लेकर 12 तक चलती है 3D सीरीज। लिख देता हूं मैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये है ना 3D सीरीज। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन थे, कोनी कजी। साइंस टीचर क्रूअल ही होते हैं, जानते हैं सभी। यस, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये था आपका 3D सीरीज। अब आपको पता होना चाहिए, आपने थर्ड चैप्टर 11 का मैंने इसलिए पढ़ने के लिए कहा था कि व्हाट इज द ट्रेंड्स अक्रॉस द पीरियड। आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताइए मुझे। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर
ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, साइज डिक्रीज होनी चाहिए। यहां से इस तरफ जाने पर आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहिए। क्यों, तो इसके लिए आपने फैक्टर पढ़ रखा है। मैं फिर बोल रहा हूं, नहीं पढ़ा हो चैप्टर 11 का चैप्टर पहले पढ़े, फिर ये चीज पढ़ेंगे। तो क्या आ रहा है आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर देखते हो आप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कारण कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव आपका बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव की वजह से क्या होगा, साइज आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जेड इफेक्टिव क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स पड़े हैं वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी ओर खींचते हैं, इस अट्रैक्शन की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे ही वो खींचेगा एटॉम की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इस वजह से जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ रहा है, साइज आपकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अगर इस फैक्टर को देखें तो। लेकिन होता क्या है, आपका यहां पर एक और फैक्टर काम करेगा। सबसे मजेदार बात, फिर देखना, एक और फैक्टर काम करेगा, और वो फैक्टर है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। फिर कह रहा हूं, नहीं पता हो ये सारी चीजें, 11th का चैप्टर पढ़े, फिर ही ये चैप्टर पढ़े। क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको हम क्या कहते हैं, और शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो क्या होता है, यहाँ पर है आपका प्रोटॉन, ये है आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक स्क्रीन बना देते हैं, या एक शील्ड जनरेट करते हैं, जिसकी वजह इनका ये जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, कम, और एटॉम की साइज बढ़ जाती है। एटॉम की साइज बढ़ जाती है। अगर इसकी मानो तो ये कह रहा है कि साइज घटनी चाहिए। अब इसकी मानो तो इसकी क्यों मानेंगे हम, इसका जन्म कैसे हो गया वो अब समझ लो। तो वो इसलिए समझ रहे हैं हम, सुनना, अब मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, डायग्राम देखना। स्कैंडियम की अगर मैं बात करूं, ये पहला शेल, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। आपने पहले भरा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर भरा 4s में। यहां 2 इलेक्ट्रॉन भरे, इन 2 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इस तरफ हो रहा है, लेकिन ये अट्रैक्शन बहुत अच्छा हो रहा था। इतने में आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डी में भरा, ये डी में एक भरा, फिर नीचे आए, टाइटेनियम में आते ही 2 भरे, फिर वेनेडियम में आते ही 3 भरे, फिर क्रोमियम में आते ही 5 भर दिए, यहाँ 6 भरे, ये 7 भरे, यहाँ 8 भरे, यहाँ 9 भरे, यहाँ 10 और 10। क्या हो रहा है, हम पहले बाहर जा रहे हैं, फिर अंदर आ रहे हैं। हर बार देखा आपने, पहले आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर बढ़ा, फिर आप कहाँ है, अंदर की ओर आए। मतलब अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और यहाँ अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते ही क्या होगा, ये इन दोनों के बीच में एक स्क्रीन जनरेट करेगा, या शील्डिंग जनरेट करता है, और इनके बीच का अट्रैक्शन टूट जाएगा, और यहाँ पर रिपल्शन, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को वो दूर करके एटॉम की साइज को बढ़ा देगा। क्या करेगा, एटॉम की साइज को बढ़ा देगा। तो हम क्या माने, लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर की चार्ज की वजह से साइज घट रही है ये माने, या लेफ्ट टू राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से एटॉम की साइज बढ़ रही है ये माने। क्या माने, तो आपको ये दोनों मानने हैं। क्या करना है, ये दोनों मानने हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ज्यादा सुटेबल कौन सा है, ये ज्यादा सुटेबल है, ये ज्यादा सुटेबल है। तो जब तक अंदर के और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तब तक आपका ये सुटेबल होगा। फिर सुनना, यहां पर मैं बता देता हूं, यहाँ D1 था, D2 था, D3 था, D4 था, D5 था, D6, D7, D8, D10, D10, और यहां पर भी हमने बाद में क्या कर दिया था, D5। तो देखो यहां तक आपके मैग्नीज तक, फिर बोल रहा हूं मैं, मैग्नीज तक इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो अब आपका कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तब आपको इसकी बात माननी है। और ये क्या कह रहा है, साइज घटनी चाहिए। मतलब हम क्या कहेंगे, यहां पर आपकी 2-3 अलग अलग चीजें क्या बनेंगी। स्कैंडियम टू मैग्नीज क्या होगा, साइज क्या हुई, डिक्रीजेस। किसके कारण, ड्यू टू जेड इफेक्टिव। किसके कारण हुआ ये, ड्यू टू जेड इफेक्टिव। फिर बोल रहा हूं मैं, स्कैंडियम टू मैग्नीज
स्कैंडियम टू मैग्नीज, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स कम है, साइज डिक्रीजेज ड्यू टू जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव की वजह से इसकी साइज क्या हो गई, कम हो गई। अब ये तीनों में फेरस कोबाल्ट निकल, याद करिए ये तीनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, इसी वजह से आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, इन तीनों की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब साइज क्या होगी, कांस्टेंट। अब क्या होगा, अब देखो यहां तक तो सिमिलर, लेकिन अब सडन अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, ध्यान से देखना, दोनों चीजें में अच्छे से बताइए, दो फैक्टर देख ले, जेड इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट। जेड इफेक्टिव ये कहता है कि मैं कब हैवी हूं, तो अगर मुझे अंदर इलेक्ट्रॉन कम दिखे तो मैं हैवी हूं, मैं मेरा काम करूंगा, मैं इसको हैवी, इसको नहीं होने दूंगा काम, इसका काम नहीं करने दूंगा। तो इसने अपना काम किया, साइज को क्या किया, कम करता गया, कम करता गया, कम करता गया, लेकिन ये आता गया, आता गया, आता गया, और जैसे ही यहाँ ऐसे देखा, अरे यार तो अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इसने कदम पीछे हटा ली, अब मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन इन तीनों की प्रॉपर्टी ये प्रैक्टिकली देखा गया, आपको ये नहीं देखना है कि सर यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ये काम करेगा तो साइज बढ़नी चाहिए, ये तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, और ये डोबेराइनर ट्रायड्स में थे। और एक बात याद रखना, डोबेराइनर्स ने जो ट्रायड बनाया था उनमें इन तीनों को जगह दी थी, फेकोनी, फेरस, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों को डोबेराइनर ट्रायड में अपनी जगह मिली थी, क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, इस वजह से इन तीनों की साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, सिमिलर, क्या हो जाएगी, सिमिलर। तो साइज इन तीनों की ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। अब आगे आते ही क्या हुआ, एटम की साइज बढ़ी, तो ये कह रहा है कि सर मेरे बस का खेल नहीं है, अब क्या कहेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब मैं हैवी हूं, अब मैं अपना कमाल दिखाऊंगा। और इसने तो क्या कहा था, जैसे जैसे अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं साइज क्या होती है, बढ़ती है। मतलब अब अगर आपको कोई पूछे कि डी ब्लॉक में एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है, कोई फिक्स नहीं है। क्या हो रहा था, स्कैंडियम टू मैग्नीज डिक्रीज करती है, आयरन टू निकल कांस्टेंट रहती है, देन कॉपर एंड जिंक में क्या करती है, बढ़ती है। और अगर आपको कोई पूछे कॉपर और जिंक में साइज किसकी बड़ी है, फिर सुनना, देखो बहुत सारी चीज चेंज होगी। अब सबसे पहला जो थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था 11th में, उसकी माने तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रही थी, डिक्रीज, तो डिक्रीज के हिसाब से कॉपर और जिंक में कौन बड़ा होना चाहिए था, कॉपर बड़ा होना चाहिए साइज में, क्योंकि घट रही है, अकॉर्डिंग टू थर्ड चैप्टर क्लास 11। अभी जो हमने पढ़ा उस आधार पर मुझे बताइए कौन बड़ा होगा, जिंक बड़ा होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट कह रहा है, तो जिंक की साइज कॉपर की तुलना में बड़ी होगी। और अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो पहले ये कम हो रही है, फिर ये बराबर होगी, फिर ये बढ़ गई, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ग्राफ तक नहीं जाना ज्यादा डिटेल, हमें तो बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है, समझ में आ चुका होगा सबको। दो प्रॉपर्टी देखनी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये कब डोमिनेंट होगा, जब अंदर एटॉम्स कम होंगे। ये कब डोमिनेंट होगा, जब अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो क्या होगा, एक ट्रेंड, अब एक बार लिख देता हूं कि अब व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या था, तो क्या था, सबसे पहले स्कैंडियम टू मैग्नीज साइज डिक्रीजेस, यहां क्या हुआ, साइज डिक्रीज हुई। यहां पीछे ड्यू टू किसके, तो जेड इफेक्टिव। दूसरा, आयरन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू कोबाल्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू निकल, क्या है, तो यहां पर साइज क्या हो गई, कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या किया आपने, कॉपर एंड जिंक, यहां क्या हुई, साइज बढ़ी, किसकी वजह से बढ़ी वो भी लिख दीजिए, तो ये बढ़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से बढ़ा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो नोट्स में लैंग्वेज है, ये सारी चीजें आपको यही मिलेंगी, इसलिए मैंने आपको कहा था नोट में पेन जरूर रखे साथ में, तो आप नोट करने लायक जो चीजें उसको नोट करते जाए साथ साथ में। तो उम्मीद करता हूं एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड था वो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड फैक्टर की तरफ, और वो फैक्टर है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड फैक्टर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड फैक्टर हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट है हमारा अगला फिजिकल प्रॉपर्टीज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहली चीज क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज द एनर्जी required to remove an electron
फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हम लगाते हैं वो एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो याद करिए, अगर मैं ये कहूं कि पहले ये था, ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो उसको निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, फिर इलेक्ट्रॉन दूर गया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन और दूर गया तो मतलब क्या हो रहा है, ये ट्रेंड पढ़ रखा है हमने। एज साइज इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। साइज जैसे जैसे बढ़ेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटेगी। तो हम साइज के बारे में अभी बात कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना हमने साइज के बारे में। तो हम पहले तो क्या जनरल ट्रेंड हमने पढ़ रखा है वो लिख देते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ती है वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, स्कैंडियम टू मैग्नीज क्या हुआ था, साइज डिक्रीज हुई थी, ठीक है। तो रिलेशन क्या बना आपका, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये रिलेशन है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। स्कैंडियम टू मैग्नीज साइज डिक्रीज हो रही थी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका क्या, फिर आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, साइज सिमिलर है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तीसरा, कॉपर टू जिंक, कॉपर से जिंक साइज बढ़ी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी तो कॉपर और जिंक साइज बढ़ी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सॉरी, क्या था यहां पर, साइज कम हो रही थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही थी। यहां पर हमने क्या कहा था, साइज बढ़ती है, कहा था ना, नीचे आने पर साइज बढ़ी, साइज बढ़ी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कॉपर और जिंक में आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, साइज बढ़ी, इससे साइज में जिंक बढ़ा था, बता देता हूं। साइज में मैंने क्या कहा था, साइज में कॉपर की तुलना में जिंक बढ़ा था, तो साइज में जो बड़ा होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर की जिंक से ज्यादा होनी चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग, साइज जिंक की ज्यादा थी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिंक की कम होनी चाहिए। बट होता क्या है, जिंक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरे 3D सीरीज में सबसे ज्यादा होती है। फिर बोल रहा हूं, जिंक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरी 3D सीरीज में सबसे ज्यादा होती है। क्यों, और ये जैसे 3D सीरीज का जिंक, आगे का कैडमियम और उसका Hg, ये इन तीनों में होगा, ये इन तीनों में होगा। और क्यों होगा, तो याद कीजिए जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आर्गन 3d10 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए साहब कैसा है, फुल्ली फिल्ड है, कैसा है, फुल्ली फिल्ड। और ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, इसलिए जिंक की तो इन सबसे ज्यादा होगी। ऐसे जैसे इसकी भी ज्यादा होगी, इसकी भी ज्यादा होगी। तो ये नोट करके एक पॉइंट आपके अंदर लिखा हुआ होगा, हालांकि नोट्स में नहीं लिखा हो तो आप लिख जरूर दें, क्या, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन देयर ग्रुप। क्यों, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड होता है। फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। आया समझ में सबको, तो ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट्स याद रखने और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स याद रखने। क्लियर हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का साइज के साथ क्या रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ साइज जब घट रही थी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर सिमिलर था, यहाँ पर साइज बढ़ रही थी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए। लेकिन जिंक का आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा होने के कारण स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। समझ में आ चुका होगा। अब कुछ बात और बतानी है, अब देखना मैं क्या कह रहा हूं, वेरिएशन आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर एस ब्लॉक की बात करें,
एस ब्लॉक में कैसे, यहां हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। फिर अगर यहाँ की बात करें हम आगे तो क्या था, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम था, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो लिथियम से बेरिलियम में आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो चेंज आ रहा था वो चेंज स्कैंडियम से टाइटेनियम में नहीं दिखेगा, इसकी तुलना में यहां चेंज कम दिखेगा। ये बात याद रखना, खास बात नहीं है, खाली अंदर थ्योरी में दे रखा है इसलिए पता होना चाहिए कि मान लीजिए यहां पर एनर्जी का चेंज आ रहा था 5 का, तो यहां पर एनर्जी का तो उससे कम होगा, हो सकता है 3 हो या 4 हो। जितना चेंज आपको एस और पी ब्लॉक में दिखता है उतना चेंज डी ब्लॉक में वेरिएशन नहीं आता है। एस कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन बहुत बहुत कम देखने को मिलता है। एक तो ये बात। दूसरा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो स्टेबिलिटी कंसेप्ट को बताती है। क्या बताती है? स्टेबिलिटी कंसेप्ट। यहां पर मैंने बता रखा है, आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना हो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आपको बताना है। जैसे कि मैंने निकल और प्लेटिनम को कंपेयर कर रखा है, ध्यान से समझना। डाटा आपको याद नहीं रखना है, फिर मैं कह देता हूं, आप डाटा याद करने के चक्कर में नहीं पड़े, डाटा से कोई मतलब नहीं, कंसेप्ट बताना है। ये तो एक्सपेरिमेंटली डाटा है, आपको याद नहीं रखना है। ये कहा गया है आपको कि निकेल का IE1 प्लस IE2, इसका मतलब समझिए, निकेल से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन गया Ni प्लस, और ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये निकालने के लिए जो एनर्जी लगाई वो आपने क्या कहलाएगी, IE1। आपने वहां से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, Ni प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, और ये बन गया Ni+2। यहां जो एनर्जी लगेगी वो कहलाएगी IE2। कुल मिला के इसका मतलब ये है कि निकेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी लगानी पड़ी। बात आई समझ में? निकेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी लगानी पड़ी, और प्लेटिनम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी लगानी पड़ी। तो आपको ये कंपेयर करना है कि ज्यादा एनर्जी किस में लगानी पड़ रही है, तो 2.66 प्लेटिनम में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो प्लेटिनम में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो आपको कोई पूछे Ni+2 और Pt+2 में स्टेबल कौन सा है, तो ज्यादा एनर्जी Pt में लगानी पड़ रही है तो Pt स्टेबल होगा, ऐसा दिमाग मत दौड़ाना। अरे ज्यादा एनर्जी किस चीज के लिए लगा रहे हो आप? Pt को Pt+2 बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगा रहे हो, तो ये तो मतलब टेढ़ा काम हुआ कि भाई आपको इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है, तो ये स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा ना। और Ni को Ni+2 बनाने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो एज कंपेयर टू इन दोनों में स्टेबल कौन होगा? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको किस चीज में हेल्प कर रहा है? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी? Ni+2। निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्लेटिनम। क्लियर? तो ये दूसरी चीज। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, मान लो एक और निकालना हो Ni+2 से, और एक और निकालना हो, तो अब मैं टोटल की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि निकेल से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले Ni+4, और प्लेटिनम से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले Pt+4। ज्यादा एनर्जी किसमें लगानी पड़ी? अब उल्टा काम हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो निकेल में कम लगानी पड़ रही थी, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्लेटिनम में कम लगानी पड़ रही है। मतलब आपको कोई पूछे कि Ni+4 और Pt+4 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो अब उल्टा हो गया, Pt4+4 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Ni+4। तो ये आपका था अगला कंसेप्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, कि आप कैसे बताओगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या बताया आयनाइजेशन एंथैल्पी? एक तो एक्रॉस द पीरियड क्या होना चाहिए, डिक्रीज करता है, लेकिन हमने देखा कि Zn, कैडमियम और मरकरी, ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी का सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू देयर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने कैसे एटॉमिक साइज के साथ इसका रिलेशन बताया, यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल, तो वो ट्रेंड की बात कर दी। एस एंड पी ब्लॉक की तुलना में डी ब्लॉक के अंदर ज्यादा वेरिएशन हमको देखने नहीं मिलता है। तीसरी बात हमने करी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हमको स्टेबिलिटी कंसेप्ट को बताता है, कैसे बताता है वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी हैं, हमने आज 2-3 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज और है आगे, एग्जांपल लाइक कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, उसके बाद एलॉय फॉर्मेशन। तो कल के लेक्चर में हमारा डी ब्लॉक पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। कल का लेक्चर डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा और हम आगे स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
तो सबसे पहला काम, आप इस वीडियो को मैक्सिमम उन स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत है, तो ये काम करेंगे। दूसरा काम, वीडियो को लाइक करना है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। और तीसरा, अगर आपने वीडियो देख लिया है तो कंपलसरी ये बात आप दिमाग में बिठा लें, अगर आपने नीचे नाम नहीं लिखा है और कुछ ना कुछ चीज इंडिकेट करने की आपने वीडियो देख लिया, ये हमें पता पड़ जाए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलें, अन्यथा आप पर स्कूल से कॉल आ सकता है और आएगा ही, क्योंकि हमें ये लगेगा कि आपने वीडियो अब तक देखा नहीं है। तो ध्यान रहे, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में इंडिकेशन देना नहीं भूलें। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।